हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के बारे में सीखे थे। तो यदि आप ये वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप ये वाला वीडियो को देख करके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में सीखेंगे। यानी इसमें हिंदी वाक्य की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के पहले यानी मुख्य क्रिया के पहले नहीं शब्द होता है और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्रिया के पहले नहीं शब्द और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी इत्यादि शब्द को देख करके पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। चलिए आगे उदाहरण समझते हैं। जैसे उदाहरण है, वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि क्रिया खा यानी खाना है और क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा हुआ है और क्रिया के अंत में चुका होगा जुड़ा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है जैसे कि वह उम्मीद नहीं खो चुकी होगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया खो यानी खोना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुकी होगी लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं, वे घर नहीं पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पर भी क्रिया पहुँच यानी पहुँचना है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुके होंगे है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी वाक्यों की पहचान देखते हैं। तो हमको अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगा हुआ रहता है सेंटेंस में दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा, नॉट के बाद में हैव लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर लिखी हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार की संरचना वाले अंग्रेजी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य होते हैं। तो अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी में वाक्य बनाने के लिए सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हम अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें सेंटेंस को किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है यानी वाक्य का कर्ता लिखना होता है। उसके बाद हमको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब शाल या विल सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखना होता है, उसके बाद हमको हैव लगाना होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है, उसके बाद विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव यदि सेंटेंस में है तो उसे लिखना होता है, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना होता है
और उसके बाद हमको लास्ट में अदर वर्ड लिखना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, साल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस क्रम में हम अंग्रेजी वाक्य को लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। तो हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय या इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय हमें सेंटेंस को इसी क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम हो तो इनके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब साल लगता है यानी लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तथा बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, यू यानी तुम या आप, दे यानी वे के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है यानी हमें विल लगाना होता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं यानी कुछ हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है, वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो यहाँ पर हम वाक्य में देखते हैं कि क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुका होगा है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह, तो इसके लिए हम ही लिखेंगे। उसके बाद ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमको विल लगाना होता है तो यहाँ पर विल लिखेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे। उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब खा यानी खाना है यानी ईट है तो इसका थर्ड फॉर्म ईटन होता है, इसे लिखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट फूड लिखेंगे। तो वह खाना नहीं खा चुका होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटन फूड और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह उम्मीद नहीं खो चुकी होगी। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुकी होगी है। तो यहाँ पर हम इससे अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर होगी है यानी स्त्रीलिंग है यानी कि फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन सी लिखेंगे। उसके बाद विल लगाएंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर लॉस्ट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वह उम्मीद नहीं खो चुकी होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा सी विल नॉट हैव लॉस्ट द होप। अगला हिंदी वाक्य है, वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर भी क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में चुके होंगे है, यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव का सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो वे के लिए हम दे लिखेंगे। उसके बाद विल लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे और यहाँ पर क्रिया पहुँच यानी पहुँचना है, इसके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बन जाएगा, वे घर नहीं पहुंच चुके होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा दे विल नॉट हैव रीच्ड होम। तो इस प्रकार से हम हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से बहुत सारे अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।